दीपू, हरिया और किडनैपर गैंग। भोलू दादा, तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? दीपू ने बक्सा उठाते हुए पूछा। यही 4-5 दिन और क्या। भतीजी की शादी नहीं होती तो कौन ससुर का नाती उस मनहूस गांव में जाता। भोलू ने मुंह बनाकर कहा। चांदीपुर, ऐसे नाम वाले गांव को तुम मनहूस कह रहे हो दादा? ये तो नाम से ही बहुत संपन्न लगता है। दीपू ने हंसते हुए कहा। काहे का संपन्न लल्ला? पता है उस गांव पर काली चुड़ैल का साया है। जब से फूलमती बरगद के पेड़ पर फांसी लगा के मरी है, वो चुड़ैल बनकर सबको परेशान किए है। हर पूर्णिमा की रात वो गांव के किसी बच्चे को उठा ले जाती है। जिसने भी खोजबीन करने की कोशिश की, अगले दिन उसकी लाश ही मिलती है बरगद के नीचे। पिछले 2 सालों से ऐसा ही चल रहा है। कोई बाहर का आदमी वहां 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हरिया ने भी नहीं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम अपने माथे पे ज्यादा जोर न डालो लल्ला। कोई जरूरत ना है इस पचड़े में पड़ने की, भोलू ने हड़काते हुए कहा। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा भोलू दादा, गांव की शादी होती कैसी है? बताओ ना, मैंने कभी नहीं देखी। खाने को ढेर से पकवान होते होंगे। क्या यहाँ भी दूल्हा घोड़ी पर आता है? दीपू ने बात पलटते हुए पूछा। ढेर सारे? अरे खाते खाते थक जाओगे लेकिन पकवान खत्म ना होंगे। सच्ची? तो दादा मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम? लेकिन तुम्हारा मन ना लगेगा लल्ला। मैं तो काम काज में रहूंगा ना। तो हरिया को भी साथ ले चलते हैं, वो भी थोड़े पकवान खा लेगा। अब समझा क्या खुराफात चल रही है खोपड़ी में। बिल्कुल नहीं। काली चुड़ैल कोई पकवान नहीं है बच्चू। चुपचाप घर का दाल भात खाओ, कहकर भोलू ने पेटी उठाई और तांगे की ओर चल दिया। शाम को जब दीपू हरिया से मिला तो उसने उसे सारी बात बताई। चांदीपुर से तो हमें भी निमंत्रण आया है। बाबा कल सुबह जाने वाले हैं। वो तो मुझे भी साथ चलने के लिए कह रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। सोचा बोर हो जाऊंगा। चलो हम भी साथ चलते हैं। प्लान पक्का हो गया और अगले दिन दीपू और हरिया हरिया के पिता पूरन सिंह के साथ तांगे में लद कर निकल पड़े। चांदीपुर पहुंचने में उन्हें करीब 2.5 से 3 घंटे लग गए। गांव की सरहद पर बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके आसपास का इलाका एकदम वीराना था। इस पेड़ पर काली चुड़ैल रहती है, यहाँ कोई नहीं आता, पूरन सिंह ने बताया। घर पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले भोलू दादा के दर्शन हो गए। ई लो, जिसका डर था वही हुआ। आ गई खरदूषण की जोड़ी। अब शादी में मन क्या खाक लगेगा। हर समय इनकी ही चिंता रहेगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम बाबूजी को का जवाब देंगे। तो क्या दादा, तुम हमको इतना कमजोर समझते हो? याद नहीं पिछली बार कैसे क्रिमिनल को पकड़वाया था? दीपू ने दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। तुम्हारी बात कौन ससुर कर रहा है? मैं तो काली चुड़ैल के लिए कह रहा था, भोलू ने व्यंग छोड़ते हुए कहा। दोनों भोलू से निपटकर आगे बढ़ ही रहे थे कि सब इंस्पेक्टर चौटाला से टकरा गए। तुम दोनों भी यहाँ आ पहुंचे। खैर, यहाँ तो तुम्हारी खुराफात लायक कुछ नहीं है, तो शादी में ही आए होगे। फिर भी तमीज में रहना, और हाँ, गांव के बाहर बरगद के पास बिल्कुल न जाना। शायद तुम्हें पता नहीं वहां चुड़ैल रहती है। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी और वहां से चंपत हो गए। भोलू दादा के भतीजे चुन्नू से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। चुन्नू वैसे तो उन सबसे उम्र में काफी बड़ा था, पर दिमाग से थोड़ा कमजोर था। किसी भी बात को समझने में उसे थोड़ा समय लगता था, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। चुन्नू भैया, ये काली चुड़ैल की क्या कहानी है? रात में सबके सो जाने के बाद दीपू ने उससे पूछा। उसे चुड़ैल न कहो, फूलमती काकी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। आज से 2 साल पहले उसका 7 साल का पोता अचानक शाम को खेत से गायब हो गया। काकी उसे ढूंढते हुए गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ तक गई और रात में भी वापस ना आई। अगले दिन उसे सबने पेड़ से लटका हुआ पाया।
बेचारी ने दुख में आत्महत्या कर ली। तभी से हर पूरनमासी के रोज वो गांव के एक बच्चे को उठा ले जाती है। इसलिए शाम से ही सब बच्चे घरों में बंद हो जाते हैं। चुन्नू ने दुखी स्वर में कहा। पुलिस ने छानबीन नहीं की? हरिया पूछ बैठा। जो पुलिस वाला छानबीन कर रहा था, कुछ दिन बाद उसकी लाश बरगद के नीचे मिली। तब से वहां जाने से सब डरते हैं और इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कितने ही जंतर मंतर करवा लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, चुन्नू ने बताया। चुन्नू भैया तुम दुखी मत हो, हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे। क्यों दीपू? हाँ, ये जंतर मंतर वाला मामला नहीं। हम कल ही वहां जाएंगे और देखना, ये बात किसी से ना कहना, दीपू ने सावधान करते हुए कहा। तभी किसी के खंखारने की आवाज आई और बातचीत बंद हो गई। अगले दिन गांव घूमने के बहाने दीपू और हरिया बरगद की ओर चल दिए। इलाका वाकई वीरान था। घूमते घूमते दोनों 20 मीटर दूर तक पुराने जर्जर पोस्ट ऑफिस में जा पहुंचे, जो अब खाली पड़ा था। हरिया देख तो, कितनी अजीब बात है। इतना टूटा फूटा पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसका ताला तो नया जैसा लगता है, दीपू हैरानी से बोला। हाँ, और इसके सारे शीशे काले पेंट किए हुए हैं ताकि अंदर कोई झांक ना पाए। अंदर क्या हो सकता है? हरिया ने उत्सुकता से पूछा। क्यों ना, दोनों ने एक साथ कहा और फिर जोर से हंस पड़े। पोस्ट ऑफिस में घुसने के सारे रास्ते बंद थे। पिछला दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थे, लेकिन खिड़की का एक पल्ला काफी ढीला था और थोड़ा जोर लगाते ही चरमराकर टूट गया। दोनों दोस्त सावधानी से अंदर घुसे। कमरे में रोशनी बहुत कम थी। धूल धक्कड़ के बीच पुराना फर्नीचर इधर उधर पड़ा था। फर्श पर पड़े पैरों के निशान से ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोग उस पर चले हों। साथ के कमरे में एक चारपाई, एक स्टील की अलमारी, छोटा सा एक स्टोव, पानी का मटका और कुछ बर्तन रखे थे। खास बात यह थी कि ये कमरा काफी साफ था। देखकर लगता था जैसे कुछ दिन पहले तक वहां कोई रहता था। इस कमरे के सामने एक छोटा सा बाथरूम था और उसके बगल से सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की तरफ जाती थी। यहाँ बहुत अंधेरा था। दीपू और हरिया हिम्मत बटोर के नीचे उतरने लगे। थोड़े ही दूर गए होंगे कि अचानक किसी ने उनके सर पर जोर से वार किया। हरिया तो एक बार में ही ढेर हो गया, लेकिन दीपू अभी कुछ होश में था। दूसरा अभी होश में ही है, यानी कि उसे ठीक कर। इससे पहले कि उस पर और वार होता, दीपू भी बेहोश होकर गिर पड़ा। दीपू और हरिया के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वो ये गुत्थी सुलझा पाए? जानने के लिए सुनते रहिए रह गुजर।